नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। और शेयर उनके साथ करिए जो बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट वो कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियोस, ताकि जो भी मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको हमारे चैनल की रीच मिल सके। देखो, हमारा हमारा चैनल अभी काफ़ी छोटा है, तो बस मुझे आपसे काफ़ी सपोर्ट चाहिए, जिससे कि ये वीडियोस या फिर जो हमारा चैनल है वो ग्रो करे और उन बच्चों तक हमारे वीडियोस एंड कंटेंट को पहुंचे। ठीक है, तो बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है और आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोग करवा दोगे, हमारे चैनल को ग्रो करवाओगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखो, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं शुरू से, और वो लोग क्या बोलते हैं, अगर इस वीडियो तक आ गए, मतलब अगर उन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं, ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखे हैं वो स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो भी सीक्वेंस से अगर सारे वीडियोस देख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो अगर उनके पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, तो इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। लेकिन वो सरप्राइज़ क्या है वो एंड में पता चलेगा। वो उससे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मराठा एम्पायर की। यानी कि हमने पढ़ा, हमने अवध के बारे में पढ़ा, हमने अवध हैदराबाद के बारे में पढ़ा, बंगाल के बारे में पढ़ा, हमने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ ज़िंदगी, मतलब कुछ मराठा एम्पायर के किस्से, मतलब मराठा एम्पायर के इंटरनल कहानी क्या थी, मराठा एम्पायर। चलो, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि मराठा एम्पायर ने कैसे जगह जगह लोगों पर अटैक किए, कैसे वॉर किए, कैसे हारे, कैसे जीते, कैसे चौथ लिया मुगल से, हैदराबाद से, बंगाल से। हमने हर एक चीज़ मराठास की पढ़ी। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें जो बात करेंगे वो मराठास के एम्पायर के अंदर की कहानी के बारे में पता करें कि भाई, कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन घर में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में तो हम पता कर लें। तो वो चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। अब मराठा एम्पायर की हम कहानी पढ़ने वाले हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो ये आपको यहाँ पर सर्च करिएगा, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, अब ये मैप आप देख रहे हो, ठीक है। इस मैप में अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है दिल्ली और मराठास रेड कलर में। ये दिल्ली है, यहाँ के जो राजा थे औरंगजेब थे, 1658 से लेकर 1707 थे। और इधर थे मराठास, और मराठास ने दिल्ली पर ना अटैक किया। ठीक है, दिल्ली पर अटैक किया, दिल्ली ने मराठास पर अटैक किया, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, इनकी वॉर हुई, दिल्ली ने मराठास पर अटैक किया। और मैंने आपको ये बताया था कि जो औरंगजेब थे ना, वो इस्लाम धर्म को प्रेफरेंस बहुत देते थे, और औरंगजेब ने सबके साथ अपने रिश्ते बिगाड़ लिए थे। और मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैं आपको वापस से रिमाइंड कराऊंगा, लेकिन अगर आपने देखा हो वीडियो और आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि मराठा के एक लीडर हुआ करते थे शाहू जी, जिनको औरंगजेब ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ, औरंगजेब बहुत लालची था। वो कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि देखो, औरंगजेब भी कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी कि औरंगजेब का जो इस्लाम धर्म को प्रेफरेंस देना था, और वो चाहता था कोई भी हिंदू धर्म इस इंडिया में उसकी जो प्रेजेंस है वो ना रहे, हिंदू धर्म को ख़त्म करना चाहता था। ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो औरंगजेब कहीं ना कहीं बहुत सारे अटैक मराठा एम्पायर पे कर चुका था। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो औरंगजेब बहुत सारे जब अटैक कर चुका था, तो उस जब अटैक किए ना, तो क्या हुआ, जब औरंगजेब मराठा एम्पायर पे अटैक करता था, तो कहीं ना कहीं मराठाज ना औरंगजेब को हरा देते थे। और हरा देने के पीछे का रीज़न ये था कि जो जिधर साइड मराठास थे ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो मराठास थे ना, इधर साइड ना बहुत सारे माउंटेन्स हुआ करती थी, मतलब घाट्स हुआ करते थे। अब घाट्स हुआ करते थे तो मराठास क्या करते थे कि वहाँ छुप कर, मतलब पहाड़ों में, माउंटेन्स में उनको बहुत अच्छे से जानकारी हुआ करती थी। ठीक है, तो माउंटेन्स वगैरह में उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब पता होती थी चीज़ें किस तरह से अटैक करना है। तो वो घाट्स वगैरह में छिप कर जब औरंगजेब आते थे, अटैक करते थे, तो मराठास वगैरह वहाँ छुप कर उनसे फाइट करते थे, और औरंगजेब को, यानी कि मुगल आर्मी को हरा देते थे और वापस भेज देते थे। और उस अटैक को, जो माउंटेन्स में छिपकर, घाट्स में छिपकर फाइट करते थे, जो वॉर करते थे, उस चीज़ को हम कहते थे गोरिल्ला अटैक, यानी गोरिल्ला अटैक स्ट्रेटजी कहते थे। और ये बहुत पावरफुल होती थी, क्योंकि माउंटेन्स का इतना अंदाज़ा औरंगजेब को नहीं था। औरंगजेब आता था, अटैक करता था,
मराठास वगैरह सब इन चीज़ों के लिए तैयार थे। उधर माउंटेन्स वगैरह थी, घाट्स थे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स थे। तो वहाँ पर पूरे में छिप छिप आकर ना वहाँ गोरिल्ला अटैक स्ट्रेटेजी यूज़ करते थे मराठास, और औरंगजेब को हरा देते थे, वापस भेज देते। और गोरिल्ला अटैक का मतलब यही होता है कि छिप कर लड़ाइयाँ करना, ठीक है, माउंटेन्स में। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब दूसरी बात मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, ये वाला जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पर मैंने डिजिट्स लिखे हैं 1 से लेके 7 तक, मतलब 7 हिस्से कर दिए इस मराठा एम्पायर के। ये मराठा एम्पायर, इसके मैंने 7 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब 7 हिस्से के जो रूलर थे, जो सरदार थे, जो रूल करने वाले राजा महाराजा थे, लीडर थे, ठीक है, इन 7 हिस्सों के जो लीडर थे, उन लोगों ने क्या सोचा, उन लोगों ने सोचा कि हमारा जो मराठा एम्पायर है वो 7 हिस्सों में डिवाइड है, और इस तरह से अगर हमारे एम्पायर्स पर कोई अटैक करता है ना तो हम हार सकते हैं। तो सातों ने मिलकर, मतलब सातों रूलर्स ने मिलकर आपस में एक बात करी और कहा हम सातों एम्पायर्स को, यानी जो छोटे छोटे एम्पायर थे 7, उन सबको मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बनाएंगे, और जिसका नाम उन्होंने रखा मराठा एम्पायर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हम अलग अलग नहीं रहेंगे, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो हम वीक कम हैं, कमज़ोर हैं, और हम पर कोई भी अटैक कर सकता है और हमें हरा सकता है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इन सारे छोटे छोटे एम्पायर्स को मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बनाएंगे, जिसका नाम होगा मराठा एम्पायर, और इसको कहते हैं कॉन्फिडरेसी, ठीक है। छोटे छोटे हिस्सों को मिलके एक बड़ा एम्पायर जब बना, यानी कि देखो कॉन्फिडरेसी वर्ड मतलब यहाँ पर ये आता है कि छोटी छोटी चीजें मिलके एक बड़ी चीज बनती है, उसको कॉन्फिडरेसी कहते हैं। तो इन सब ने छोटे छोटे एम्पायर को मिला के एक बड़ा बड़ा एम्पायर बनाया, जिसको कहते हैं कॉन्फिडरेसी, और ये था मराठा एम्पायर, जो कि सबसे बड़ा एम्पायर बन चुका था। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब एक और चीज, अब आप मैं पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि मैंने मराठा का एक मैप लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक कॉमन बात ये थी कि वहां पे ना क्या बोलते हैं, ये वाला जो मराठा एरिया है, यहां पर ना जंगल भी बहुत सारे हुआ करते थे, मतलब फॉरेस्ट ना अच्छे खासे थे, घाट्स भी थे, इधर वेस्टर्न घाट्स थे, इधर फॉरेस्ट वगैरह भी बहुत थे। तो यहाँ पर खेलने वाले जो बच्चे थे ना, उनको ना देखो, कई गांव वगैरह में अगर आप जाते हो ना, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत फुर्तीले होते हैं, ठीक है। वो फटाक से पेड़ पे चढ़ जाते हैं, फटाक से उतर जाते हैं, कूद जाते हैं। तो फॉरेस्ट वगैरह में कूदना, भागना, ठीक है, चढ़ जाना पेड़ पे, इनको बहुत फुर्ती थी। तो वहाँ के जो रूलर्स थे, उन्होंने उन बच्चों से क्या कहा कि आप एक काम करो, आप हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, आप बहुत फुर्तीले हो, ठीक है, आप हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और जब वो लोग बड़े हुए बच्चे, तो वो लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली, और उन्होंने, उन बच्चों ने अपने आप को नाम दे दिया मराठास। तो यहां से मराठास की जो उपज हुई थी, मतलब उत्पन्न उत्पन्न जो हुए थे मराठा एम्पायर के, जो मराठास थे, जो बच्चे थे जो खेलते थे जंगलों में वगैरह, उनको आदत थी, वो बड़े हुए, उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। जब रूलर्स ने उनसे कहा कि आप हमारे एम्पायर, हमारी आर्मी को ज्वाइन करो, तो जब वो बच्चे बड़े हुए, उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, तो उन्होंने अपने आप को नाम दे दिया मराठास। वो खुद को क्या कहने लग गए, उन्होंने अपने आप को नाम दिया मराठास, यानी कि वो टोटली हिंदू थे और उन्होंने खुद को अपना नाम दिया मराठास। और इस तरह से मराठा नाम क्या, एक मराठा नाम उत्पन्न हुआ इस जगह से, ठीक है। अब एक और चीज, तो जब वो 7 लोग एक बड़े एम्पायर को उन्होंने बनाया, एक बड़े एम्पायर को खड़ा किया, मराठा एम्पायर को, तब क्या हुआ, अगर मान लो 2 दोस्त हैं या 4 लोग हैं, या फिर अगर आप कोई स्टार्टअप देखते हो, या फिर कई ऐसी जगह देखते हो, जब जो भाई लोग होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जब मिलकर एक बड़ी, जैसे कहते हैं ना, 4-5 आदमी मिलकर एक बड़ी कंपनी खड़ी करते हैं। कंपनी तो खड़ी कर लेते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनमें कुछ टाइम बाद उनमें लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाती हैं, फाइट होना, कहते हैं छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बहस स्टार्ट हो जाती है। सेम उसी तरह से जब इन 7 राजाओं ने छोटे छोटे एम्पायर को मिला के एक बड़ा मराठा एम्पायर तैयार किया, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, तो कुछ टाइम बाद इन 7 लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई, और जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हुई, तो इट मीन्स एक सिविल वॉर स्टार्ट हुए, इंटरनल फाइट स्टार्ट होने लगी आपस में एक दूसरे के लिए, ठीक है। और यहीं से मराठा एम्पायर की बर्बादी होना स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन एक और चीज, जब भी अगर मैं मराठास की बात करूं, या फिर अगर आपने कभी भी मराठास का नाम सुना हो, तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, हर कोई अवेयर होगा इस नाम से। तो शिवाजी जी के 2 बेटे थे, एक था संभाजी, एक थे राजा राम, ठीक है। संभाजी का जो बेटा था, शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी और राजा राम, ठीक है। और संभाजी का एक बेटा था जिसका नाम था साहू जी, और राजा राम का एक बेटा था शिवाजी, और राजा राम की वाइफ का नाम था ताराबाई। समझो, शिवाजी थे,
इनके बेटे थे संभाजी और इधर थे राजाराम। राजाराम की वाइफ थी ताराबाई और इधर संभाजी का जो बेटा था वो था शाहू जी। और राजाराम की वाइफ ताराबाई और ताराबाई यानी इन दोनों का बेटा जो था वो था कौन? शिवाजी टू। राजाराम का बेटा जो था उसका नाम था शिवाजी टू। अब क्या हुआ? 1681 में औरंगजेब ने मराठास पर अटैक किया, 1689 में भी अटैक किया, और जब 1689 में अटैक किया तो औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया। उस अटैक में संभाजी को मार दिया। अब संभाजी कौन थे? संभाजी थे शिवाजी के बेटे, यानी कि शिवाजी के दो बेटे थे, संभाजी और राजाराम। ठीक है, तो जब 1689 में औरंगजेब ने मराठास पर अटैक किया उसमें संभाजी मारे गए और संभाजी के जो बेटे थे साहू जी, यहां गलत है, शाहू जी जो बेटे थे संभाजी के उनको अरेस्ट कर लिया और जाकर जेल में डाल दिया। अब देखो मैंने क्या बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज के दो बेटे थे संभाजी राजाराम। संभाजी का बेटा था साहू जी और राजाराम के बेटा था शिवाजी टू, और राजाराम की वाइफ का नाम था ताराबाई। शिवाजी टू थे काफी छोटे बच्चे थे, और 1689 में औरंगजेब ने जब मराठास पर अटैक किया तो संभाजी को मार दिया था। तो संभाजी के बेटे जो साहू जी थे जो राजपाट संभाल रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया और ले जाकर डाल दिया जेल में। और जब साहू जी जेल में हो गए, संभाजी मर गए, तो कौन बचा? राजाराम। ठीक है, अब राजाराम के बेटे कौन थे? राजाराम के बेटे कौन थे? शिवाजी टू। तो क्या हुआ? कुछ टाइम बाद, फॉर सम टाइम द किंग ऑफ मराठास विल बिकम राजाराम। अब जो मराठा एम्पायर के जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? राजाराम के बेटे। क्योंकि राजाराम, देखो राजाराम का जो टाइम पीरियड था वो 1689 से लेकर 1707 था। ठीक है, राजाराम की डेथ हो गई थी 1700 में, साहू जी जेल में थे, तो कौन संभालेगा? राजाराम के बेटे कौन थे? शिवाजी टू। अब शिवाजी टू जो बेटे थे वो काफी छोटे थे, बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा छोटा होता है तब तक उसकी जो माँ होती है या फिर जो बच्चे की माँ होती है, अगर पापा भी नहीं है, पापा की डेथ हो गई, तो बच्चा छोटा है, तब तक उस एम्पायर को कौन संभालेगा? उसकी माँ संभालेगी। यानी कि शिवाजी तो छोटे बच्चे थे, तो उस एम्पायर को किसने संभाला? ताराबाई ने। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैंने आपको क्या क्या बताया? छत्रपति शिवाजी महाराज के दो बेटे थे संभाजी और राजाराम। संभाजी के बेटे थे साहू जी और राजाराम की वाइफ थी ताराबाई और उनके बेटे थे शिवाजी टू। 1689 में औरंगजेब ने मराठा एम्पायर पर अटैक किया, उसमें क्या हुआ? संभाजी को मार दिया गया और साहू जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया जाके। और राजाराम जो थे दूसरे बेटे, जो छत्रपति शिवाजी के दूसरे बेटे थे, उनका टाइम पीरियड था 1689 से लेकर 1700 में राजाराम की डेथ हो गई। ठीक है, और साहू जी को जेल में थे, और शिवाजी टू थे वो छोटे थे, तो उस एम्पायर को कौन संभालने वाला था? ताराबाई। ये चीज मैंने बहुत बार रिपीट करी, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब अगर मैं आपको बताऊं, और औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो मैंने आपको बताया 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी और 1700 में राजाराम की डेथ हुई थी, यानी कि 7 साल और थे। अब क्या हुआ? अब मराठा एम्पायर को कौन संभाल रहा था? ताराबाई। यानी कि ताराबाई 1707 में थी और दिल्ली में जो औरंगजेब थे वो मर गए थे 1707 में। फिर आया उनका बेटा बहादुर शाह वन, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पुराने वीडियोस आप देखो, अगर आप नहीं देख रहे हो तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो औरंगजेब के जो बेटे थे बहादुर शाह वन। अब बहादुर शाह वन का क्या कॉन्सेप्ट था? बहादुर शाह वन, अब औरंगजेब ने, अब मैंने आपको ये बताया था कि औरंगजेब ने सबके साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। इसके पीछे का मेजर रीजन ये था कि औरंगजेब इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी देते थे और धर्म से रिश्ता नहीं रखते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनसे टैक्स तक इवन लेने लग गए थे जो इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी नहीं देते थे। औरंगजेब उन रिलीजन्स से टैक्स लेते थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, और वो टैक्स था जिजिया टैक्स। ये चीज मैंने बताई थी, और इस तरह से औरंगजेब ने सबके साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। तो जब औरंगजेब सबके साथ रिश्ते खराब करके चले गए, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद आया उनके बेटा बहादुर शाह वन, और बहादुर शाह वन ने सोचा कि मेरे पिताजी सारे चीजें खराब करके चले गए, तो मैं इन सब चीजों को अच्छा करूंगा, ठीक करूंगा। और बहादुर शाह वन ने कहीं ना कहीं सबके साथ अपने रिश्ते अच्छे किए, चाहे सिख हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मराठा हो, सबके साथ। सिर्फ सिख के साथ वो अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर पाए थे। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हुई। अब बहादुर शाह ने मराठास के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए क्या किया था? बहादुर शाह वन ने जो साहू जी को औरंगजेब अरेस्ट करके जेल में डालकर गए थे, बहादुर शाह वन ने उन साहू जी को रिलीज कर दिया।
कि ताकि मेरे मराठा एम्पायर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं। अब बहादुर शाह वन चालाक था। उसने क्या किया, उसने देखा कि मराठा एम्पायर पे शाहू जी जेल में थे, तो मराठा एम्पायर पे जो रूल कर रहे हैं वो है ताराबाई। तो बहादुर शाह वन ने सोचा कि हम शाहू जी को रिलीज कर देते हैं, इससे हमारे मराठा एम्पायर के साथ रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जब ये शाहू जी यहाँ से जाकर देखेंगे कि ताराबाई मराठा एम्पायर पे रूल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं शाहू जी और ताराबाई में फाइट होगी कि यहाँ का राजा मैं बनूंगा। और ताराबाई तो यही चाहेंगी कि शिवाजी टू जो उनका बेटा है वो बड़ा होकर यहाँ का राजा बने। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली शाहू जी और ताराबाई में फाइट होनी थी। और इस चीज का मजा लेना, इस चीज का फायदा उठाने का किसका मन था? बहादुर शाह वन का था। तो बहादुर शाह वन ने शाहू जी को छोड़ा, और शाहू जी जब मराठा एम्पायर पहुंचे तो उन्होंने देखा ताराबाई रूल कर रहे हैं। ताराबाई से जब उनकी शाहू जी की लड़ाई होना शुरू हो गई कि भाई मराठा एम्पायर का राजा मैं बनूंगा, और इस तरह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ किसमें? मराठाज में। और यही सब चीज़ें किसको? मराठा एम्पायर को कमज़ोर बना रही थी। और इस कमज़ोर जैसे जैसे सिविल वॉर, जैसे जैसे उनमें आपस में इंटरनल फाइट चल रही थी, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का एक बड़ा असर देखने को मिलेगा आगे, मैं आपको बताऊंगा। अब क्या हुआ इसके बाद? जब सिविल वॉर चल रही थी उन मराठाज में, 1707 से लेकर 1712 की बात है, तो एक बंदा था, एक आम इंसान था, बालाजी विश्वनाथ। ये आया, इसने कहा कि साहू जी से कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा साहू जी को कि राजा बनने में, उसके बदले में आप मुझे इस एम्पायर का पेशवा बना देना। तो साहू जी वर्सेस ताराबाई जब हुआ, तो ताराबाई को क्या बोलते हैं, बालाजी विश्वनाथ ने सपोर्ट किया साहू जी को, और इस तरह से साहू जी राजा बन गए और साहू जी ने ताराबाई को हरा दिया। ठीक है, और साहू जी जीत गए और साहू जी मराठा एम्पायर के राजा बन गए। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब क्या हुआ? सम पीपल मराठा एम्पायर विल सपोर्ट शिवाजी। अब क्या हुआ? जब उनमें आपस में चीजें हुई, देखो जैसे मान लो मैं अगर इंडिया की बात करूं तो बीजेपी और कांग्रेस है। ठीक है, यहां पर कुछ जनता बीजेपी को सपोर्ट करती, कुछ जनता आम आदमी सपोर्ट करती है, कुछ जनता कांग्रेस को सपोर्ट करती है। इवन जनता डिवाइडेड है अपने अपने रूल के हिसाब से। कुछ चाहते हैं कि हमारे देश का जो राजा बने वो कांग्रेस बने, कुछ चाहते हैं कि बीजेपी रूल करती रहे। उसी तरह से जब ताराबाई इतने टाइम से रूल कर रही थी, साहू जी जेल में थे, ठीक है, तो जब साहू जी आए, उनमें सिविल वॉर स्टार्ट हुई, तो कुछ वहां की जो जनता होगी वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड होगी। वो भी डिवाइड होगी, मतलब कुछ सपोर्ट करेंगे कि ताराबाई हमारी रूलर बनी रहे, कुछ चाहेंगे कि कौन? हमारे साहू जी रूलर बने। और इस तरह से वहां की जनता भी डिवाइड हुई दो हिस्सों में। और एवरीथिंग वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन। और ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही थी? उस एक इंसान की वजह से, बहादुर शाह वन की वजह से, कि एक तरफ तो वो चाह रहा है कि मेरे मराठा एम्पायर के साथ रिश्ते अच्छे हो जाए, और एक तरफ उसने साहू जी को रिलीज करके मराठाज में एक सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। ये सब चीजें हुई, और इन सब चीजों की वजह से, इस सब कुछ सिविल वॉर की वजह से, अब देखो क्या होता है, जब हमारे मान लो हमारे घर में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, या फिर एक एग्जांपल और दूं, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब वो शुरू शुरू में बनते हैं तो सब चीजें अच्छी हो रही होती हैं, धीरे धीरे उनमें बहस होना, शक करना, धीरे धीरे चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जाके जब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा ओवर एक्सेस में हो जाती हैं और वो रिश्ता कमजोर हो जाता है, और फिर एक दिन जाके वो ब्रेकअप हो जाता है। उसी तरह से जब इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हो रही थी, मन मुटाव हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, आपस में राजा बनने के लिए लड़ाइयां हो रही थी, एक सिविल वॉर चल रही थी, तब वहां के लोगों ने इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लिया। वहां की जनता डिवाइड हो गई दो हिस्सों में, एक अपने रूलर को सपोर्ट कर रही है, एक अपने रूलर को सपोर्ट कर रही, यानी कि उनमें एक सिविल वॉर स्टार्ट हो रखी थी, और उन्होंने इन सब चीजों को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो इससे हमारा एम्पायर ही कमजोर होगा, लेकिन वो इन सब चीजों पे लड़ते रहे और उन्होंने सीरियस नहीं लिया। और इसका एक मेजर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जहां पर मराठा एम्पायर अब्दाली से हार गए थे। और इसके पीछे का एक और रीजन था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भी हारे, और भी बहुत सारे वॉर हुए जहां पर भी मराठा एम्पायर हारे। और मराठा एम्पायर, मैंने आपको ये बताया था कि मुगल एम्पायर के बाद मराठा एम्पायर एक बड़ा एम्पायर बन सकता था, लेकिन वो नहीं बन पाया, बहुत सारे रीजंस रहे। ये थी मराठा एम्पायर के अंदर की कहानी, कि इतना कुछ मराठा एम्पायर के अंदर चल रहा था, और जहां पर मराठा एम्पायर अब्दाली से हारे थे। और अब मैं बालाजी विश्वनाथ की बात करूं तो बालाजी विश्वनाथ एक कॉमन इंसान था जिसने कहा था कि हम आपको राजा बनने में मदद करेंगे, जिसके बदले में आप मुझे पेशवा बना देना।
ठीक है, और वजीर बन गया, यानी कि जब शाहू जी जीत गए थे ताराबाई से तो शाहू जी ने उसको पेशवा बना दिया था, यानी वजीर बना दिया था। उसका जो टाइम पीरियड था 1712 से लेकर 1720 था। और 1720 के बाद मैंने आपको बताया था जो पेशवा बने थे मराठा एम्पायर के वो थे बाजीराव। और बाजीराव का मोटिव क्या था, मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करना। ये सब चीज़ें आपको कनेक्ट होंगी, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा इस स्टोरी को सुनने में। तो इतना कुछ मराठा एम्पायर के अंदर चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सब चीज़ें थी मराठा एम्पायर के अंदर की कहानी की, कितना कुछ सिविल वॉर आपस में, और इन सब चीज़ों का एक मेजर इफेक्ट आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी देखने को मिला। ये सब चीज़ें मराठा एम्पायर के अंदर अंदर चल रही थी, ठीक है। अब ये इसके बाद यहाँ तक अपना वीडियो एंड हो जाता है, और इसमें जो एक सरप्राइज था वो सरप्राइज ये था कि अभी तक हम जो मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, बंगाल, हैदराबाद, अवध ये सब पढ़ते आ रहे थे ना, इन सब चीज़ों को, इन सारी स्टोरीज को हम पॉज करते हैं। इन सारी स्टोरीज को हम पॉज करेंगे और अब हम वेलकम करेंगे किसका, वास्को डिगामा का, यानी कि ब्रिटिशर्स, पोर्टुगल्स, फ्रेंच, डच, इन सब लोगों का, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब एक तरह से यूरोपियंस जो थे उनका स्वागत करना। यानी कि बता रहा हूँ ना, पोर्टुगल्स, पुर्तगाली, ब्रिटेन, फ्रेंच, डच, इन सब चीज़ों, इन लोगों का वेलकम। वेलकम मतलब कि इन लोगों की हमारे इंडिया में एंट्री कैसे हुई, इन लोगों ने कैसे धीरे धीरे कब्जा किया, जो कि ट्रेडिंग के बहाने इंडिया में आए थे, कैसे कब्जा किया, कैसे पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज कैसे करी, हर एक चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारे हर एक चीज़ कवर हो गई है। अब हम वेलकम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का, और उसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर हम जब ब्रिटिशर्स का पढ़ लेंगे तब हम उन सारी स्टोरीज को इससे कनेक्ट करेंगे, तब एक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री बनेगी कि कैसे एक सीक्वेंस था, कैसे एक स्टोरी थी, हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और गाइज बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, क्योंकि हर एक यूट्यूबर जो कि आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहा है, आपको चाहे पढ़ा रहा हो चाहे हंसा रहा हो, उसके लिए एक मोटिवेशन ये होता है कि अगर आप को चीज़ें पसंद आ रही हैं, अगर आपके लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो आप बस मुझे इतना सपोर्ट करो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।